वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 66 जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है ये जानेंगे और जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां जैसे पुनरुत्भवन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्तन की जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनरुत्भवन पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। कायिक भाग यानी कि उस जीव के एक छोटे भाग से, एक टुकड़े से, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, टूट फूट हो जाती है उसमें, तो या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अर्थात प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव को जन्म देता है। उदाहरण हाइड्रा या प्लेनेरिया नामक जीव में पुनरुत्भवन की घटना पाई जाती है या दिखाई देती है। सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। ये कौन सा जीव है बच्चों? प्लेनेरिया। यहाँ पर प्लेनेरिया के कितने टुकड़े दिखाए गए हैं आपको? 3, और तीनों से 3 नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया गया कोई जीव का प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है तो इसे हम पुनरुत्भवन कहते हैं। किस किस जीव में पाया जाता है ये? प्लेनेरिया में और इसके अलावा हाइड्रा में। दोनों में क्या पाया जाता है? पुनरुत्भवन। अब हम बीजाणु समासंग पढ़ेंगे। कवक विशेष करके बहुकोशीय जीव जो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाओं के नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। बीजाणु समासंग का क्या मतलब होता है? बीजाणु समासंग का मतलब होता है कवक, जिसे हम फंगस या फंजाई या फफूंदी के नाम से जानते हैं, अनेक सरल बहुकोशीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं और ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो विकसित होकर कवक के जाल का निर्माण करती हैं। तो इसे हम कहते हैं बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है? बीजाणु समासंग में एक बल्ब जैसी बीजाणुधानी होती है। यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है गोल गोल, ये क्या है? बीजाणुधानी। और परिपक्व होने पर आसपास के वातावरण में हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फूट जाती हैं। जब ये परिपक्व हो जाती हैं बीजाणुधानी, तो ये बीजाणुधानी फट जाती हैं और फटने के पश्चात इसमें उपस्थित हजारों बीजाणु जो हैं वो वायु में या हवा में छोड़ दिए जाते हैं। ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पे बस जाते हैं और वहाँ पर फंगस या ब्रेड मोल्ड या राइजोपस, ये सभी कवक हैं, इनका उत्पत्ति होती है, इनकी वृद्धि होती है। अब हम कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है बच्चों? पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों या पत्ती कलियों से ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है बच्चों जिसमें पत्ती से नया पौधा जन्म लेता है, से पूरे पौधे का विकास करना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन में क्या होता है? पौधे के किसी भाग से, जड़ से या तने से या पत्तियों से पौधे के नए पौधे का विकास होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। ये कुछ पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। जो पौधे बीज पैदा नहीं करते उनको कायिक जनन से उगाया जा सकता है, और कायिक जनन में जो
फल है हमें वो जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा इनके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ये एक तीव्र प्रक्रिया है परंतु मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो मूल पौधे में रोग होते हैं कायिक जनन में, वो मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो पहले हम पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में युग्मक के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक फॉर्मेशन या युग्मक बनते हैं। युग्मक बनने का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग शरीर में बनते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब युग्मक बनते हैं तो एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जब ये युग्मक एक साथ मिलकर युग्म नज बनाते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिलते हैं तो ये युग्म नज बनाते हैं। युग्म नज में जो गुणसूत्रों की संख्या है द्विगुणित यानी कि पहले के समान पूरी हो जाती है, जो युग्मक बनने के दौरान आधी हो गई थी। इसका महत्व क्या है? यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है, जो आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। तो युग्मक के बनने से क्या होता है बच्चों? इसके कारण कभी कभी जीव में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता आने से एक प्रजाति के लिए परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। भिन्नता क्यों आवश्यक है? एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है भिन्नता, क्योंकि परिवेश बदलता रहता है और प्रत्येक जीव को परिवेश के अनुसार अपने को अनुकूलित करना होता है। इसके अलावा इसका कारण यह है हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है। भिन्नता के ही कारण हमें अपने चारों ओर विशाल जैव विविधता दिखाई देती है और जो जीवों के विकास का आधार है। अब हम फूल के बारे में जानेंगे। फूल क्या है? फूल पौधे का जनन भाग है। तो पौधे का जनन भाग कौन सा है? फूल। फूल के कितने भाग होते हैं बच्चों? फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाले हरे रंग के भाग को हम बाह्यदल कहते हैं। उसके बाद पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। फूल 2 तरह के हो सकते हैं। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? नर या मादा अंगों के साथ होता है। इसमें नर या मादा में से एक अंग उपस्थित होता है, या तो नर अंग या मादा अंग, जैसे पपीता, तरबूज आदि। उभयलिंगी कौन से होते हैं? उभयलिंगी का मतलब होता है जिनमें नर और मादा दोनों साथ साथ एक ही फूल में उपस्थित होते हैं। ऐसे फूलों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? हिबिस्कस। हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल। जो गुड़हल का फूल होता है वो उभयलिंगी है। नर और मादा दोनों भाग एक ही फूल में उपस्थित होते हैं। सरसों भी कैसा है? उभयलिंगी है। बाह्य दल फूल की कली की अवस्था में रक्षा करते हैं। ये जो आपको ये वाला हरा भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका बाह्य दल है। बाह्य दल को हम क्या कहते हैं? अंकुड़ी। अंकुड़ी जो हैं वो जब फूल कली के रूप में होता है तो ये अंकुड़ियाँ कली की रक्षा करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध और मकरंद आदि होते हैं। फूलों में वाहकों को वाहक कौन होते हैं? जो तितली वगैरह होती हैं, जो इनके स्त्रीकेसर और पुंकेसर को आपस में निकलने वाले पराग कणों को स्त्रीकेसर पर ले जाते हैं, या परागकोश के अंदर उपस्थित पराग कणों को जो स्त्रीकेसर होता है मादा जनन भाग उसमें उपस्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्हें हम वाहक कहते हैं। ये कीड़े मकोड़ों द्वारा या कीट भक्षियों द्वारा होता है, जैसे तितली, मक्खी आदि, भंवरे।
तो फूलों में वाहक को आकर्षित करने के लिए सुगंध और मकरंद आदि होते हैं। पुंकेसर ये पुष्प का नर जनन अंग है। ये पुंकेसर है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं बच्चों, एक परागकोश और एक पुतंतु। ये चीज है, ये पुतंतु कहलाता है, और ऊपर ये वाला भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। इसके फटने पर परागकण उछलकर और निकलकर हवा में आ जाते हैं और छिटककर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको स्त्री केसर दिखाया गया है। ये मादा जनन भाग है। मादा जनन भाग अंग के या भाग के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इस लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, ट्यूब की तरह की संरचना को वर्तिका कहते हैं, और नीचे वाले फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जिसमें बीज बनते हैं। तो यहाँ पर आपको फूल के भागों के कार्य बताए गए हैं। ये आपको यहाँ पर फूल के चित्र में सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, आपको पुष्प की संरचना दी हुई है। जो पुष्प की संरचना होती है, इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है इसका? बाह्यदल, जिसको हम अंकुड़ी कहते हैं। ये हरे रंग की जो होती हैं, ये क्या है इसकी? अंकुड़ी। ये कली की रक्षा करती हैं। जब कली होती है तो कली खिलने के बाद फूल बन जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? रंगीन भाग को हम पंखुड़ी कहते हैं। इनसे तितली, भंवरे या वाहक आकर्षित होते हैं, और फूल साथ में वाहकों को आकर्षित करने के लिए मकरंद आदि निकालता है या विसर्जित या छोड़ता है, जिसकी खुशबू से आकर्षित होकर वाहक फूलों पर आते हैं। यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? स्त्री केसर। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिका, और नीचे वाले फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं बच्चों? अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। बीजांड में क्या बनता है? बीज होता है। ये जो पीली पीली रचनाएं यहाँ पर निकल रही हैं, ये क्या है बच्चों? ये हैं पुंकेसर। पुंकेसर कौन सा भाग होता है? पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ये जो ऊपर फूला हुआ रचना आपको दिख रही है फूली हुई, ये परागकोश है। इसके अंदर परागकण होते हैं, और ये इसकी जो पुतंतु कहते हैं इसको, इसकी डंडी जो है उसे हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। और इन पूरे को मिलाकर इस पूरे को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर नर जनन भाग है। स्त्री केसर मादा जनन भाग है जो बीच में लगा हुआ है। यहाँ पर नर और मादा जनन भाग के भागों को आप यहाँ पर दोबारा उनके भागों के बारे में जान सकते हैं। मादा जनन भाग के 3 भाग होते हैं। मादा जनन भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इन स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका, और नीचे अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड। बीजांड के अंदर बीज बनते हैं, और अंडाशय परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है, जिसके 2 भाग होते हैं। कौन से 2 भाग होते हैं बच्चों? एक होता है परागकोश। परागकोश के अंदर छोटे 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 परागकण भरे हुए होते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये जो परागकोश हैं ये छिटककर बाहर आ जाते हैं और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? एक परागकोश और दूसरा पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो ये पौधे का नर जनन अंग है। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होता है? तो वाहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ पौधों में मकरंद और सुगंध होती है। वाहकों को आकर्षित करने के लिए
सुगंध और मकरंद आदि होते हैं फूलों में। तो ये कौन सा आंसर है? ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से आपको लिखना है फूलों में। क्वेश्चन नंबर 2, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियाँ लिखो। लाभ कौन कौन से हैं इसके बच्चों? यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। नंबर 1, जिन पौधों में बीज नहीं बनते उन्हें कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है। तो पहला लाभ क्या है? ये बीज पैदा नहीं कर सकते। जो पौधे बीज पैदा नहीं कर सकते जैसे केले या अंगूर आदि, इन्हें कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है। दूसरा लाभ क्या है इसका? कायिक प्रवर्धन एक तीव्र प्रक्रिया है, तो इससे फल सब्जियां जल्दी प्राप्त की जा सकती हैं। हानियां क्या है इसकी? इसमें मूल पौधे में उपस्थित जो रोग होते हैं वो नए उत्पन्न पौधे में स्थानांतरित हो जाते हैं, और कभी कभी पौधा जो है वो तीव्र गति से बढ़ने के कारण कभी कभी पौधा उतना अच्छी उपज नहीं दे पाता जितना कि बीज से उगाया गया पौधा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, बंद डिब्बे में फंगस कैसे पैदा हो जाता है? तो बच्चों, अगर डिब्बा बंद है तब भी फंगस लग जाती है भोज्य पदार्थों पर, क्योंकि फंगस या जो कवक होता है इसके सूक्ष्म जीवाणु हवा में उपस्थित होते हैं, और ये बीजाणु क्या करते हैं? इनके सूक्ष्म बीजाणुओं को ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं, और बंद डिब्बे में भी किस में बदल जाते हैं? ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में या कवक में बदलकर भोजन को दूषित कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।